दिल्ली की सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने एक ऐसा राजनीतिक ब्रह्मास्त्र चला है जो भारत के संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। मैं बात कर रही हूं परिसीमन बिल 2026 की। सत्ता का ऐसा अहंकार जहां लोकसभा की सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी है। लेकिन ये सिर्फ सीटों को बढ़ाने का खेल नहीं है, ये दक्षिण भारत को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की एक सोची समझी क्रूर साजिश लगती है। लेकिन मोदी शाह के इस रथ के पहियों को उस इंसान ने जाम कर दिया है जिसके कंधों पर आज ये पूरी एनडीए सरकार टिकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार के किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू की। इस पूरी खबर को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सरकार के एक बैसाखी ने मोदी और शाह को बड़ा झटका दे दिया है और कैसे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने मिलकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि मोदी शाह के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, दिल्ली के तख्त को लगा था कि वो अपनी मर्जी से परिसीमन का चाबुक चलाएंगे और उत्तर भारत की सीटें बढ़ाकर हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार की इस तानाशाही के हाथ बीच में ही बांध दिए हैं। नायडू जानते हैं कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ी तो दक्षिण भारत का वजूद खत्म हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने परिसीमन और दक्षिण भारत की घटती आबादी के खिलाफ एक सीधा और कड़ा रुख अख्तियार किया है। नायडू ने मंच से जो कहा है उसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट शब्दों में चेताया है और मैं उनके शब्दों को यहाँ फिर से दोहरा रही हूँ, सुनिएगा। उन्होंने कहा, हम जनसंख्या वृद्धि को एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। दक्षिण भारत में उम्रदराज लोगों की आबादी बढ़ रही है और जनसांख्यिकी समस्या के संकेत दिखने लगे हैं। हमें अब जनसांख्यिकी प्रबंधन करना होगा। हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन करना होगा और मैं खुद लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहा हूं। जरा सोचिए, जो चंद्रबाबू नायडू कभी जनसंख्या नियंत्रण के सबसे बड़े पैरोकार हुआ करते थे, आज उन्हें अपनी ही जनता से ज्यादा बच्चा पैदा करने की गुहार क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी सरकार का यह नया परिसीमन बिल जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को सजा देने का एक हथियार है। जहां नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने सीधे तौर पर इस बिल की रूपरेखा पर गंभीर आपत्ति जता दी है। टीडीपी नेताओं ने मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर कह दिया है कि बिल में यह ठोस लिखित आश्वासन क्यों नहीं है कि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान नहीं होगा। सब कुछ सरकार के हाथों में क्यों छोड़ दिया गया है? टीडीपी के बिना मोदी सरकार एक कदम भी नहीं चल सकती और नायडू ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने राज्य और दक्षिण भारत के हकों का बलि चढ़ाकर दिल्ली की कुर्सी को मजबूत नहीं होने देंगे। नायडू के इस कड़े स्टैंड ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है और उन्हें अब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजने पर विचार करना पड़ रहा है। नायडू ने अपने एक दांव से अमित शाह और मोदी सरकार के निरंकुश इरादों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस आग की जो विंध्य के पार भड़क चुकी है। ये आग है दक्षिण भारत के उस आक्रोश की जिसे अब कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं बुझा सकती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। ये राज्य पूछ रहे हैं कि हमने देश की बात मानकर अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल किया, तो क्या अब हमें लोकसभा में कम सीटें देकर हमारी राजनीतिक ताकत छीन ली जाएगी? हमने आपकी नीतियां मानी तो क्या हम बेवकूफ थे? मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किसी राजनेता की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह दिल्ली को ललकारा है। स्टालिन ने कड़े और तीखे शब्दों में मोदी सरकार को जो चेतावनी दी है उसे सुनिए। अगर परिसीमन के नाम पर तमिलनाडु को नुकसान पहुंचाया गया या उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीतिक ताकतों को असंगत रूप से बढ़ाया गया तो हम पूरे राज्य को ठप कर देंगे। हम एक ऐसा विशाल जन आंदोलन करेंगे कि पूरा देश देखता रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मैं दोहराता हूं, यह तमिलनाडु की ओर से जारी की गई अंतिम चेतावनी है। तमिलनाडु लड़ेगा और तमिलनाडु ही जीतेगा। दोस्तों, ये कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, ये भारत के संघीय ढांचे को बचाने की हुंकार है।
वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी पूरे दक्षिण भारत को एकजुट करने का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने स्टालिन को पत्र लिखकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बात कही है। रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी अपनी खुली चिट्ठी में इस सरकार के दोहरे चरित्र और अन्याय को बेनकाब करते हुए कहा है, परिसीमन कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं है, यह राजनीतिक सत्ता का पुनर्वितरण है। दक्षिण भारत के राज्यों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए जनसंख्या को स्थिर किया और देश की अर्थव्यवस्था को चलाया। हम केंद्र को टैक्स में जो योगदान देते हैं उसके बदले हमें कौड़ियां मिलती हैं। जैसे बिहार को 1 रुपए के बदले 6 रुपए 69 पैसे मिलते हैं, जबकि तमिलनाडु को सिर्फ 26 पैसे ही मिलते हैं। अब इस नए परिसीमन से हमें राजनीतिक अन्याय के साथ साथ निरंतर वित्तीय और नीतिगत भेदभाव के तहत दंडित किया जाएगा। यह हमारे संघीय संतुलन को हमेशा के लिए बिगाड़ देगा। सोचिए, आप टैक्स भरें, आप देश की जीडीपी बढ़ाएं, आप पढ़े लिखे समाज का निर्माण करें और केंद्र सरकार आपकी संसद की सीटें कम करके यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों के दम पर हमेशा सत्ता में बने रहने का जुगाड़ कर ले। क्या यह इस देश के मेहनती राज्यों के साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं है? यह क्रूर साजिश सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों। सत्ता की इस भूख ने पूरब को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस परिसीमन के पीछे छुपे एक और खौफनाक एजेंडे का पर्दाफाश किया है। ममता बनर्जी ने रैलियों में गरजते हुए जो इल्जाम लगाए हैं वह रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने कहा है, बीजेपी परिसीमन बिल लाकर पश्चिम बंगाल को 3 हिस्सों में बांटने की गहरी साजिश रच रही है। वो इस बिल के जरिए बंगाल के कुछ हिस्सों को बिहार या उड़ीसा के साथ मिला सकते हैं। वो हमारे लोगों पर अत्याचार करना चाहते हैं, लेकिन हम बंगाल को कभी विभाजित नहीं होने देंगे। 2026 में बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंका जाएगा। ममता के ये शब्द साफ बता रहे हैं कि परिसीमन सिर्फ सीटों को बढ़ाने का खेल नहीं है। ये गैर बीजेपी शासित राज्यों को नक्शे से मिटाने, उन्हें टुकड़े करने और उनके राजनीतिक प्रभाव को शून्य करने का एक हथियार बन चुका है। तो दोस्तों, कहानी तो एकदम साफ है। मोदी शाह की सरकार महिला आरक्षण का खूबसूरत मुखौटा पहनकर इस परिसीमन बिल 2026 के जरिए भारत के लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि संसद में उन राज्यों की आवाज को कुचल दिया जाए जो उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन वो भूल गई हैं कि इस बार उनके सामने विपक्ष कमजोर नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने सरकार के अंदर रहकर उनके गले पर अंगूठा रख दिया है और साफ कर दिया है कि बिना दक्षिण के हितों की रक्षा किए ये बिल पास नहीं होगा। उधर स्टालिन और रेवंत रेड्डी ने सड़कों पर उतरकर देश को ठप करने की भी चेतावनी दे डाली है। ममता दीदी ने तो पूरब में मोर्चा खोला ही है। ये एक ऐतिहासिक लड़ाई है दोस्तों। ये लड़ाई है तानाशाही और लोकतंत्र के बीच। ये लड़ाई है उन राज्यों के सम्मान की जिन्होंने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। क्या हम सत्ता के अहंकार में अपने ही देश के संघीय ढांचे को टूटते हुए देखेंगे? क्या हम दक्षिण भारत और गैर बीजेपी राज्यों को उनके अच्छे काम की सजा मिलते हुए चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन मिलकर मोदी सरकार की इस राजनीतिक साजिश को रोक पाएंगे? इस वीडियो को हर एक भारतीय तक शेयर करें और ऐसे ही बेबाक अंदाज में खबरों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।